स्थायी बंदोबस्त पे चर्चा पूरी हो गई है। अब महालवाड़ी की बात करते हैं। महालवाड़ी में जो मुख्य शब्द है वो है महाल। महाल का मतलब है ग्राम समूह या गांवों का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये ग्राम समूह राजस्व इकाई थी। राजस्व इकाई का मतलब है जहां से राजस्व वसूला जाएगा, वो महाल थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थे उनके लिए 1822 में होल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी ने यह योजना बनाई थी। जो ब्रिटिश हुकूमत की बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए 1822 में होल्ट मैकेंजी ने, याद रखना जैसे वहां पे चार्ल्स कॉर्नवालिस था वैसे यहां पर होल्ट मैकेंजी है। होल्ट मैकेंजी ने जो एक आर्थिक नीति बनाई थी उसको 1822 में लागू किया। सबसे पहला तथ्य हमारे सामने आया, कहां पर किसने और कब लागू किया। 1822 बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी इलाके, इसमें रेवेन्यू की जो इकाई थी, राजस्व की इकाई, वो महाग्राम समूह को बनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसमें राजस्व की इकाई, इसमें राजस्व की इकाई महाल अर्थात ग्राम समूह को बनाया गया, महाल को बनाया, इसीलिए इसको महालवाड़ी कहा गया। वेरी सिंपल, नाम से स्पष्ट होता है। राजस्व जमा करवाने का जिम्मा अर्थात कंपनी के पास पैसा कौन जमा करवाएगा, गांव का जो मुखिया था, जो महाल का मुखिया था, उसको ये जिम्मेदारी दी गई। तो राजस्व जमा करवाने का जिम्मा कौन जमा करवाएगा, राजस्व जमा करवाने का जिम्मा गांव के मुखिया या लंबरदार, ये भी एक व्यक्ति था। राजस्व जमा करवाने का लंबरदार को दिया गया। लंबरदार या गांव का मुखिया। लंबरदार सबसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये एक पोस्ट थी उस समय अंग्रेजों के जमाने में, जो गांव के सारे मामले डील करती थी, उसको रेवेन्यू जमा करवाने का जिम्मा दिया गया। राजस्व जमा कौन करवाएगा, लंबरदार या गांव का मुखिया। ग्राम समूह अर्थात महाल एक राजस्व इकाई है उत्तर पश्चिम के प्रांतों में, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी इलाके। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करते हैं। गंगा का दोआब क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, तो गंगा का जो दोआब क्षेत्र था वहां पर इसको लागू किया गया। इसके साथ में और क्या क्या था, पंजाब और पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम के जो इलाके थे पंजाब से लगे हुए, पंजाब पश्चिम उत्तर प्रांत और मध्य भारत जिसको आप आजकल मध्य प्रदेश कहते हैं, उसके कुछ इलाके, मध्य भारत में इसको लागू किया गया। ये क्षेत्रों को आप याद रखेंगे। जब हम तीनों की चर्चा करेंगे, वापिस एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी का, तब हम इसके बारे में अधिक स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। ये जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत के 30% इलाकों पर लागू की गई थी। देखिए वो थी 19%, ये थी 30%। 19% पे थी स्थायी बंदोबस्त, 30% पे है आपका महालवाड़ी।
अब हम तीसरी जो योजना है उसकी बात करते हैं। उसके पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महालवाड़ी मूल शब्द महाल से बना है। महाल का मतलब होता था ग्राम समूह, और ग्राम समूह राजस्व इकाई थी इस व्यवस्था में। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी जो इलाके थे उसके अंदर इसको लागू किया गया था। लागू करना 1822 में होल्ट मैकेंजी नाम के अंग्रेज अफसर के जिम्मे आया था। इसमें राजस्व इकाई जैसे आपको बता दिया, महाल को बनाया था। राजस्व जमा कौन करवाएगा? या तो गांव का मुखिया और या फिर लंबरदार, तो दोनों में से कोई भी जमा करवाता था। कहां कहां लागू था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गंगा का दोआब क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य भारत। कितना इलाका घेरती थी ये? ब्रिटिश भारत का 30%, जितना अंग्रेजों का राज था उसका 30% इलाका इस योजना के तहत कवर होता था। तीसरी योजना रैयतवाड़ी। देखिए ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी में जो मुख्य रोल अदा करता था वो करता था किसान, जिसको वहां पर रैयत कहा जाता था। ये देखिए रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान। अब यहां पर न जमींदार था न गांव का मुखिया था। कौन था? रैयत, किसान था। किसान को जमीन का मालिकाना हक देकर के उससे टैक्स लिया गया, क्योंकि दक्षिण भारत में जमींदार जैसा कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, या मान लीजिए ग्राम समूह की इतनी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहां पर सारा जो दारोमदार है वो किसान पर था। तो दो व्यक्ति, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, इन दोनों ने, यहां पर हम लिखेंगे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड तथा दूसरा व्यक्ति थॉमस मुनरो। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इन दोनों ने इसको लागू किया 1820 में। 1820 में यह व्यवस्था लागू की। यह से यहां पर अभिप्राय रैयतवाड़ी से है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, सबसे पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तमिलनाडु का जो 12 महल जिला था वहां पर लागू किया गया था 1792 में। आप लिख लें, नोटबुक तो आपके पास होगी ही। 1792 में तमिलनाडु में 12 महल जिला, वहां पर सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन विस्तृत रूप से इसको 1820 में रीड और मुनरो ने लागू किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मुख्य रूप से यह लागू हुई थी दक्षिण भारत में, और वहां पर किसान का दबदबा अधिक था, तो किसान से सीधा कांटेक्ट, डायरेक्ट डीलिंग की गई। दक्षिण भारत के ब्रिटिश इलाकों में इसको लागू किया गया, जहां पर किसान अपने मालिक, जमीन का मालिक था। दक्षिण भारत के ब्रिटिश इलाकों में इसे लागू किया गया। किसे? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। आगे चलते हैं। और क्या था इसके अंदर? किसान को जमीन का स्वामी मानकर उससे राजस्व वसूला गया। इसमें क्या व्यवस्था थी कि किसानों को जमीन का स्वामी मानकर उनसे राजस्व वसूला जाए। कोई दिक्कत नहीं है, रैयत से रैयतवाड़ी बना है। इसमें राजस्व का जो निर्धारण है वो 20 से 30% के लिए किया गया था। थोड़ी डिटेल में है ये। यह व्यवस्था सर्वेक्षण पर आधारित थी। पहले सर्वे किया गया था। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी सिलेबस में ये बात कही गई है, और ये सही है कि यह व्यवस्था सर्वेक्षण पर आधारित थी, रैयतवाड़ी। और
51% भूभाग कवर करती थी। ब्रिटिश प्रभुत्व के 51% भूभाग पर यह व्यवस्था अर्थात रैयतवाड़ी लागू थी। देखिए, रीड और मुंद्रो 1820 दक्षिण भारत में लागू किया गया इसको। फिर किसानों को भूमि का मालिक माना और राजस्व वसूला गया। सर्वे पर आधारित थी। ब्रिटिश प्रांतों का 51%, जहां पे अंग्रेजों का राज था, 51% भूमि पर इसको लागू किया गया। अब हमने मित्रों स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, महलवाड़ी पढ़ा और रैयतवाड़ी पढ़ा। तीनों को कंक्लूज करके हम 3 बातें बता सकते हैं कि अंग्रेजों की ये जो आर्थिक नीतियां थी, उसके बदले में किसानों और जमींदारों को क्या मिला, दुष्परिणाम क्या हुए। तीनों क्या, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम क्या हुए। अगर मैं शॉर्ट में 3 बातें बताऊं, सबसे पहला राजस्व का निर्धारण। तो राजस्व बहुत ज्यादा था। राजस्व का निर्धारण किसानों व जमींदारों की आय से अधिक था। सबसे पहला किसानों व जमींदारों की आय से ज्यादा था, बहुत अधिक था, ज्यादा था, पहली बात हम कह सकते हैं। दूसरा, किसान अपनी जमीन छोड़ के भाग गए। तो यहां पर लिखेंगे रैयतों का, रैयत मतलब किसान, अपनी जमीन को छोड़कर अर्थात जमीनों को छोड़कर पलायन हुआ। ये दूसरी बात। ये मैं कॉमन बात बता रहा हूं, तीनों का दुष्परिणाम। पहले में क्या हुआ, रेवेन्यू ज्यादा था, किसान जमींदार दोनों दुखी हुए, फिर किसान भागे। तीसरा, एक नया वर्ग, महाजन वर्ग सामने आया जिसके पास बहुत पैसा था मित्रों, उसने किसान और जमींदार दोनों को फंसाया। तो तीसरा मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं तीसरा यहां लिख देता हूं, यहां पर तीसरा यहां पर कि किसान व जमींदार दोनों महाजनों के संगुल में फंस गए। महाजन वर्ग के चंगुल में फंसे। ये देखिए, यहां पर पूरा होता है आपका आर्थिक नीतियों वाला टॉपिक, जिसमें हम तीनों नीतियों के बारे में चर्चा की। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि तीनों नीतियों या किसानों अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए, तो आपको ये तीनों लिखने हैं। बाकी हमने पूरी चर्चा की है इसके अंदर महालवाड़ी की, और महालवाड़ी के बाद में रैयतवाड़ी की। ये है आपका महालवाड़ी और ये है रैयतवाड़ी। इसको आप ध्यान से देखेंगे और जो नोट्स हैं उसको आप नोटबुक में मेंटेन करेंगे। अगले टॉपिक में इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।